आखिर ज्योग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है? फर्स्ट क्या पढ़ना है? व्हाट इज ज्योग्राफी एंड व्हाट हैव टू बी? क्या करना है, बात करने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या है ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी वाला कोई बताएगा? तुम्हारा ऑप्शन क्या है? सोशियोलॉजी। ज्योग्राफी वाला कौन है? बताओ ज्योग्राफी क्या है? Geography is the study about Geography is the study of Earth and the events that occur. Okay. और Sir, it is a study science, sir. It's a study about Earth and the atmospheric phenomena. atmospheric phenomena। Earth and atmospheric phenomena। और कोई? एक बार हम बात करते हैं कि इस संसार का हर चीज, इस संसार का हर चीज मानव के उपयोग और उपभोग के लिए बना हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ यूज एंड कंजम्पशन बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो इस संसार का कोई भी चीज का क्या वैल्यू है जब उसको हम जानते ही नहीं हो या हमारे लिए हो ही नहीं, है ना? तो ज्योग्राफी का भी एक एक चीज, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, लैंड पार्ट हो, चाहे वाटर बॉडी हो, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो बायोस्फीयर हो, ये सारे के सारे जो पार्ट्स तुम देख रहे हो और उसका अगर रिलेशन मानव के साथ है, मानव उसको उपयोग में ला रहा है, मानव उससे बेनिफिटेड हो रहा है, तभी उसका वैल्यू है, अदरवाइज आपका वैल्यू नहीं। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? ये तो ये हो गया। दूसरा हम लोग का, न तो हमारे बिना ये सारा चीज है का महत्व है, ना उन सब के बिना हम लोग का अस्तित्व होगा। नेचर के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं होगा और मानव के बिना नेचर का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई उसका मूल्य नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी इज द साइंस, साइंस बात करते हैं, नॉट सेमी साइंस और आर्ट। ज्योग्राफी इज द साइंस in which we study about interaction between human beings and nature। ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, इसके बीच का इंटरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बीच का इंटरेक्शन, ठीक है, अंतः आकर्षण, ठीक है, अंतः आकर्षण बिटवीन मानव और यहाँ हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है? मानव और प्रकृति के बीच के अंतः आकर्षण का अध्ययन करते हैं। इसलिए केवल हम नेचर पढ़ लेंगे तभी अधूरा होगा, केवल मानव पढ़ेंगे तभी अधूरा होगा। इसी ज्योग्राफी ऑप्शन पेपर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना? एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। ठीक है? और दोनों को जब तक हमें पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक समग्र उसका अध्ययन नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो कंप्लीट स्टडी के लिए हमें इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। और अभी जैसे हमने बताया, संसार का हर चीज हमारे उपयोग के लिए, हमारे उपभोग के लिए है। ठीक है ना? अगर वो जिस चीज के बारे में हम, जिस चीज से हमें कोई लाभ नहीं होना है, फायदा नहीं होना है, जिस चीज से हमें खतरे नहीं होते हैं, उसके बारे में जानते भी नहीं है। जब यहाँ पर लिखा हुआ ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी से कुछ बेनिफिट भी है तो बहुत सारा लॉस है, हम लोग को डर है, भूकंप से बहुत सारा डर है। ठीक है ना? बहुत सारे खतरे हैं। ठीक है? इसलिए उसको पढ़ते हैं। ठीक है? मतलब बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं जहां पर हम लोगों को देखना है या तो उसका यूज, लाभ, नहीं तो उससे है। ये दो ही चीज का स्टडी होता है। तीसरा कुछ बताओ उसका स्टडी होता है क्या संसार में? बार बार बताते हैं, पढ़ना बहुत कम रहता है, केवल हम लोग समझने की जरूरत है। संसार में कोई तीसरा चीज बताओ जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं हो या उससे कोई खतरा नहीं हो और हम उसको पढ़ रहे हैं। ऐसे भय रहता है, उसको तुम रोकते हो, संभालते हो। फ्लड आता है तो उसको तुम फ्लड से बचने के लिए उपाय करते हो। ठीक है? ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में पहले रखना है। ये कोई नोट करने वाली चीज नहीं है, माइंड में रखना है कि हमको क्या चीज चाहिए। और ये जब ये डेवलप हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर राइटिंग बहुत बेहतर होगा, एशे राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगा, जीएस का हर पार्ट बेहतर होगा। ठीक है? तो इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है ना? एक तो ये है। दूसरा,
अब यहाँ देखो ज्योग्राफी में जैसे हम अब थोड़ी देर के लिए भी बात करते हैं, इस तरह से हमारा ये पार्ट है, ऐसे रहता है, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, दिख रहा होगा सबको। तो लोग और अच्छा फिगर बना सकते हो, ठीक है। दिस इज लिथोस्फेयर, दिस इज लिथोस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। दूसरा ये वाला वाटर बॉडी है, दिस इज हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, जल मंडल, ठीक है। एक तीसरा पार्ट भी इसमें है, दैट इज एटमॉस्फेयर, वायु मंडल, ठीक है ना। और इन तीनों में, ठीक है ना, इन तीनों में क्या है, जीव है, ठीक है ना। इन तीनों में जीव, यहाँ भी जीवन है, यहाँ भी जीवन है, इसमें भी जीवन है, तीनों जगह जीव, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब तीनों में क्या है, जीव है, बायोस्फीयर, जैव मंडल, ठीक है ना। बात सुना रहा है। जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी में हमारा ध्यान रखना होगा, ये यही पार्ट रहेगा और ये सिलेबस में ही रहेगा। जितने भी टॉपिक्स होंगे, कुछ भी होंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इसी में से, नहीं में से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी में अब क्या है कि स्थल मंडल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्थल मंडल में हम स्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीरियर को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब हम सिलेबस को अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो चार्ट बनेगा, चार्ट में हम लोग सिलेबस को नोट करेंगे, पढ़ने के पहले उसको कर लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। अभी चूंकि यहाँ लिख दिया है तो नोट हो गया है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस को पहले ब्रीफ करना रहता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके उसको कवर करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ देखो, वायुमंडल तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके ऊपर स्पेस में, वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस के बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। सोलर सिस्टम कहाँ है, ठीक है ना, समझ रहा है ना। पहले हम लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, बहुत पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। जब उसका ज्ञान हुआ, उसके बेनिफिट तो मिल ही रहे थे, सन से मून से जो मिलना था वो मिल ही रहा था, मिल ही रहा है, समझते नहीं थे लोग, है ना। जब मिलना शुरू हुआ तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, ठीक है ना। उसके टेलीस्कोप वगैरह का आविष्कार हो गया, तो उसको देखा समझा, और आज हम लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, मार्स पर, है ना, मिशन चल रहा है हमारा, फिर से मून मिशन चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा इस तरह से हमारा अभियान चल रहा है, ताकि ये जो हेवनली बॉडीज हैं बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ के बाहर, उनसे भी हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकें। या फिर हेवनली बॉडी कहीं रोटेट करते रहते हैं, रेवोल्यूशन उनका होता रहता है, तो कभी कभी पृथ्वी से टकराने का खतरा होता है, तो खतरे होते हैं, सिचुएशन पड़ते हैं, या तो उसके बेनिफिट या उसके खतरे, क्लियर है। तो छोटी छोटी बातें जिसको नोट करके रखना रहता है कि इतना ही चीज है, ठीक है, दिमाग में, ये सारा चीज ऐसे है। अब जब हमें तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं, इसके अंदर जब जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर के बारे में हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। जाते हैं का सेंस, यहाँ जाते हैं मतलब हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, काफी टफ है ना, ये काफी दुर्गम है बहुत, है ना, पृथ्वी के अंदर जाना। तो इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप हुए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया गया, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें लिए गए, और उसके अकॉर्डिंगली पृथ्वी के अंदर के बारे में हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, और उससे हमारे लाइफ में, मानव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बेनिफिट्स मिला। तो क्या ये पार्ट भूगोल का अध्ययन का है या नहीं है। हालांकि इस क्लास में, चूंकि जनरल स्टडीज का क्लास है, यहाँ पे से बहुत ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बात चूंकि निकली है तो यहाँ पर जानना है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, इट इज द पार्ट ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र का विषय है। लेकिन जैसे ही यहाँ से कुछ निकलता है, ज्वालामुखी के माध्यम से मान लीजिए यहाँ कुछ निकला है, तो हमारे लैंड पार्ट पर स्थल पे ही होता है, उससे हम लोग इफेक्टेड होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जैसे भी हो,
है ना, उससे हम प्रभावित होते हैं। जैसे उससे हम प्रभावित होते हैं तो मैंने जैसे तुमको बताया अभी, सिलेबस ही हमारा है। जिस चीज से हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित हो, दैट इज द सिलेबस। छोटी सी बात है कि नहीं? अब तुम और खोजने जाओ सिलेबस, तुम भी पृथ्वी में जाके रिसर्च करो, अंदर जाओ जाके खोजो सिलेबस कहाँ है, वेरी सिलेबस, है ना। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है? वही जो बोल रहे हैं अभी, क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में? बस वही है सिलेबस। पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, तुमको लगता है कि इससे हमको अच्छा कुछ फायदा मिलने वाला है या कुछ खतरे होने वाले हैं, ठीक है ना। डेंगू कौन सा मच्छर से होता है, कोरोना कैसे हुआ, है ना, पहला तो जाहिर उससे खतरे हैं तो पढ़ना पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। या कौन सा फ्रूट्स खाने से डेंगू जो प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाता है, डेंगू बढ़ जाता है ना। तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? कोई पूछता है कि नहीं पूछता है? कौन सा विटामिन से क्या मिलता है, कौन सा फल में, कौन सा सब्जी में, दूध में, दही में क्या मिलता है, हम लोग क्या बेनिफिट होता है उससे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इससे सिलेबस में होता है ना। ये थोड़ा सा बात बताया, इसमें दिमाग में दोनों को रखना है। तो ये स्थल के अंदर का जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड विथ जियोलॉजी, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमने जैसे भी बताया था, पृथ्वी के अंदर जाना काफी दुरूह कार्य है, काफी मुश्किल है, ठीक है ना, ये आसान नहीं है। तो इसके लिए जो स्टडी किया गया है उस स्टडी में निर्भरता है अलग अलग, ठीक है, फैक्टर्स की। उसी निर्भरता के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ जो तुम्हारा लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसी है या क्या है। मतलब पृथ्वी के अंदर का जो स्वरूप होगा इसका, वो कैसा होगा, ठीक है ना। और पृथ्वी के अंदर जो चीज पाई जा रही है वो क्या क्या पाया जा रहा है और किस प्रकार का चीज पाया जा रहा है, किस प्रकार का सेंस यहाँ पर है, सॉलिड है कि लिक्विड है या गैसियस है, इस प्रकार से, है ना। इस तरह चीज यहाँ पर देखना है। और कैसा का सेंस होता है, उसका शेप कैसा, अंदर का शेप है, आकार है, वो कैसा है, ठीक है ना। ये इसका सेंस ये है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ ये सोर्सेस जो है पृथ्वी के अंदर के बारे जानकारी का, जिस चीज के बारे में हम, जिस चीज को हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग तरह तरह के सोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं जानकारी लेने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं, और वह स्रोत जितना परफेक्ट होगा, स्पेसिफिक होगा, तो तुम्हारी जानकारी भी उतनी ही परफेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ 3 तरह के सोर्सेज के बारे में बताया गया है, 3 तरह के सोर्सेज, ठीक है। पहला सोर्सेज है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य और सिद्धांत, एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति से बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, आगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा थ्योरी है, ठीक है। इसको हम लोग अलग से करेंगे। नेबुलर थ्योरी है, गैसियस थ्योरी है, लैप्लास का सिद्धांत है, ठीक है ना, तो जेफरीज का, ये सब जानना है तुमको सर। तो ये एक थ्योरी है, उस थ्योरी में बताया गया है कि अर्थ का ऑरिजिन कैसे हुआ, उससे पता चलता है कि अर्थ किस प्रकार का है, गैसियस है या लिक्विड है या सॉलिड है, पहले कैसा था स्टार्टिंग में, अभी सॉलिड दिख रहा है बाहर से, पहले कैसा था, ये सारा चीज यहाँ पर इसमें दिखता है, ठीक है। दूसरा एक है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्सेज का सेंस यहाँ पर है कि पृथ्वी के अंदर से जो चीज हमारा निकल कर ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ये बाहर आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे, बस समझ रहा हूँ, यहाँ से नहीं समझ रहा हूँ। जैसे ज्वालामुखी की बात हो रही है, सपोज करो कि सरफेस हमारा है और यहाँ पर मैग्मा है, ऐसे, है ना, ये मैग्मा ऐसे बाहर आता है और बाहर आने के बाद यहाँ से ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे क्या होता है, फैलता है ऐसे, ठीक है। ये पृथ्वी के अंदर से क्या आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, और वो मटेरियल जब बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो बाहर जब आएगा तो क्या है, हमको डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है ना। ये इसीलिए कहता है प्राकृतिक नेचुरल ये रिसोर्सेज है, इसे डायरेक्ट हमको मिल रहा है।
अब इसमें तुमको क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है कि लिक्विड मिल रहा है कि सॉलिड मिल रहा है, ठीक है ना। तो पृथ्वी से के अंदर से जो चीज निकल रहा है इसका मतलब वहां वैसा ही मटेरियल होगा, वैसा ही मटेरियल होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से तो अभी बाहर निकल रहे विद्यार्थी, सब लोग बैग लेकर किताब लेकर बाहर निकलेगा तो बगल वाले मार्केट में लोग क्या बोलेंगे, विद्यार्थी पढ़ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है किताब कॉपी लेकर तो पढ़कर आ रहा है। यहाँ से आ रहा है तुमको मैग्मा में, ठीक है ना, आ रहा है तुमको ग्रेनाइट का चट्टान आ रहा है, बेसाल्ट का चट्टान आ रहा है, इलोटाइट आ रहा है, इस टाइप से, है ना। बहुत सारे गैसेस निकल के आ रही है, वाटर पार्टिकल निकल कर आ रहा है, कहीं हो सकता है विभिन्न प्रकार का ऑयल्स वगैरह भी आता होगा, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे अंदर से सब निकल के आ रहा है, उससे अनुमान लगाएंगे कि पृथ्वी के अंदर इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। अगर लिक्विड निकल के आ रहा है तो लिक्विड, अगर गैस निकल के आ रहा है तो गैस, अगर बहुत सारे चट्टान रॉक निकल के आ रहे हैं तो रॉक, ठीक है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि प्राकृतिक साधन हमने पहले इसलिए बताया ताकि तुमको समझ में आए, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज यहाँ लिखा हुआ है, किताब में ऐसे लिख देता है, दैट इज नॉट आर्टिफिशियल, कोई बनाया नहीं है, इसको हम नॉन नेचुरल कह सकते हैं, नॉन नेचुरल, अननेचुरल नहीं करना है, नॉन नेचुरल बोला जा सकता है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात केवल है, बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। इसको जो कहता है अप्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति में सीधे अवेलेबल नहीं है। हम चाहें तो इसको प्रसार सुविधा के लिए प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बना रहे हैं, डेंसिटी है उसको हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस सब चीज को यहाँ पर देखेंगे। अब तो डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5, ठीक है ना। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है, जिसे वहाँ लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आपेक्षिक घनत्व कितना है, 5.5 है, ठीक है ना। और इसमें से जो अपर लेयर है, ऊपरी सैल है, जो अपर पार्ट का रॉक्स है उसका है 2.7। ध्यान देना है, मैथमेटिक्स टाइप समझना है। अगर एवरेज उसका 5.5 है और ऊपरी साइलों का अगर, है ना, रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है तो नीचे वाला का क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो निचली साइलों का कहता है 11 या 12, ठीक है ना, निचली साइलों का 11 या 12। जैसे पृथ्वी के अंदर को हम लेंगे इस तरह से, पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर को हम ले, सपोज करो कि इस तरह से अगर लेयर इसका ऐसे है, अलग अलग ऐसे लेयर है, ठीक है ना, तो कहता है कि एवरेज इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 5.5, अपर लेयर का 2.7 है, तो नीचे वाला कह रहा है कि 11-12 इस तरह से होगा, ठीक है, नीचे वाले। तब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, यही पे समझना रहता है, रटना नहीं है कि हाँ ऊपर वाला का 2.7, नीचे वाला का 11-12, 13 भी हो सकता है, एवरेज 5.5 है, ठीक है। इससे केवल काम नहीं चलेगा, खासकर, ठीक है ना, अगर तुम यूपीएससी के एग्जाम देने चले गए तो निश्चित रूप से नहीं चलेगा, ठीक है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जाओगे तो इस तरह की जानकारी से केवल काम नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा सा समझना है, जानना है। यूपीएससी में चल सकता है, चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है ना, यहाँ भी क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट वाला आ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या है, दबाव का कारण है, क्या प्रेशर का कारण है, मतलब यहाँ से जब अंदर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो लेयर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ये चट्टान लोग यहाँ है, ये रक्ष यहाँ पर है, तो इस पे प्रेशर ज्यादा है कि कम है, चट्टान का कम है। और अगर कोई चट्टान यहाँ पर है, ये चट्टान यहाँ पर है, इस पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। देख रहे हो, ये अपर लेयर है, नीचे वाला लेयर है, ठीक है, ये कम है, ज्यादा है। तो जहाँ प्रेशर कम है तो कहता है कि डेंसिटी कम होगी, जहाँ प्रेशर ज्यादा है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा तर्क है, ये सही नहीं है, ध्यान रखना, एक तर्क है, ओनली लॉजिक, क्लियर है, ये नहीं कैसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कैसा ही हो, क्लियर है। देखिए ऐसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हो तो लग रहा है ना कि हाँ ऊपर में प्रेशर कम है तो यहाँ डेंसिटी कम होगी, यहाँ प्रेशर कम ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ये एक कारण है प्रेशर, ये क्या है, ये कारण है प्रेशर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है। लेकिन ऐसी बात है जो रिसर्च हुआ है, रिसर्च में जब बहुत सारे हम लोग खत्म कर लेंगे इसको समझ में आएगा। रिसर्च में यह बात सामने आई है, यह प्रेशर के कारण नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में ही जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो कोर जिसको बोलेंगे आगे लिखेंगे है ना, तो कोर है ये क्या है, ठीक है। वहाँ का मटेरियल ही हाई डेंसिटी वाला है, मटेरियल ही वैसा है। जैसे सियाल सीमा नीफे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो सियाल सीमा नीफे पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, नीचे वाला पार्ट कैसा है, नीकेट और फेरर, जैसे इसको हम मिटाते हैं। हम लोग बात करेंगे अभी, थोड़ा सा इसको चर्चा करना है। ये पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टडी का, एक चैप्टर ज्योग्राफी जो पढ़ोगे ये वाला फिजिकल पार्ट 3-4 चैप्टर हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सावधानी से विद्यार्थी को वो 3-4 चैप्टर कोई भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लिया है ना, उसको फिजिकल ज्योग्राफी में कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, फोर्सेज है, फोर्सेज अफेक्टिंग द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन लाने वाले बल, फोर्सेज अफेक्टिंग लैंडफॉर्म्स, लैंड सरफेस उसको प्रोवाइड करने फोर्सेज। तीसरा है रॉक्स, रॉक्स, और यह इम्पोर्टेंट भी है तो समझने वाला चीज है, क्योंकि ये टोटली इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री भी आएगी, रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स होंगे, अलग अलग मिनरल्स होंगे, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बिना केमिस्ट्री समझे हम क्या केमिस्ट्री समझना है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में नहीं आएगा। रेसिडिटी है ना पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक रॉक्स पढ़ेंगे, एल्कलिनिटी पढ़ेंगे वहाँ पर, और वो समझ में जब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। मैग्मा पतला है, गाढ़ा है, विस्कस है, कम विस्कस है, तो क्यों हो रहा है, तो गाढ़ा या पतला क्यों हो जा रहा है। शहद को लेते हो, हनी है ना, गाढ़ा होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, दूध उससे कम गाढ़ा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है, पतला एकदम होता है, यानी उसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है ना, बताओ केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, कंपोजिशन अलग अलग है, दूसरा फिजिकल स्टेटस भी अलग है। ये पूरा फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी डिपेंड्स अपॉन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसलिए डॉक्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना पड़ता है। बात समझ रहा है, इन सब चीज़ को काउंट जब करना रहेगा तो इंजीनियर क्या करेगा, वो मैथ, उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, मैथ उसको काउंट करना पड़ता है। बात समझ रहा है, सब चीज़ तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो खाली बायोलॉजी रट लेगा, तो समझ में नहीं कभी नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे ब्लड, ब्लड क्या है, पीएच वैल्यू, मतलब वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर अल्कलाइन होता तो क्या होता, अगर ब्लड अल्कलाइन होता तो क्या होता, सारा आदमी एसिडिटी का शिकार होता है ना, खून पूरे खून ही में एसिडिटी होती है, अभी थोड़ा सा एसिडिटी से परेशान हो जाता है, डॉक्टर कह जाता है हम लोग पूरा ब्लड ही हो जाता है उसका, ठीक है। वो सारे केमिकल रिएक्शन उसमें अफेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग जस्ट मजाक के में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें समझना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ बात डेंसिटी वाली बात यहाँ हो गया, डेंसिटी की बात कर रहा है कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसियस है, तो भाई डेंसिटी उसका 5.5 एवरेज है, ऊपर वाला थोड़ा कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, मतलब सॉलिड है। अब सॉलिड है तो क्यों है, तो क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, ऐसा करना है एक विद्वानों के पक्ष का, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है नहीं, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से वो नहीं है, बल्कि मटेरियल ही डिफरेंट है, the different structure of the different composition of material, yeah, located in different part of the interior part of the earth। इससे क्या हो रहा है, वो अंदर में अलग अलग प्रकार के रॉक्स हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, अलग अलग प्रकार का कंपोजिशन है, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा कहता है प्रेशर, प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर है कि भाई जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ेगा
जो ज्यादा प्रेशर होता है क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। ज्यादा प्रेशर होने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जल्दी नहीं पिघलेगा, वो हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा। हाई टेम्परेचर पिघलेगा मतलब पार्ट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो कहता है कि भाई प्रेशर ज्यादा जब होगा ये क्या होगा, नीचे सॉलिड होगा, ठीक है ना। एक ये बता रहा है टेम्परेचर क्या कहता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना, बढ़ता जाता है। अब कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखना है, बढ़ रहा है। फिर देखो यहाँ पर है 100 किलोमीटर पर 100 डिग्री सी है, यहाँ देखो ऐसे बढ़ते जा रहा है, अंत में 5100 किलोमीटर पर 4300 है, ठीक है। इसके पीछे तुम्हारा 2900 किलोमीटर पर लगभग 2700 है, ठीक है ना, ऐसे डिग्री सी है। ये याद नहीं करना है, जरूरत नहीं से याद करने का। अच्छा क्वेश्चन ये वाला पूछता है, ठीक है ना, ये पूछता है, ठीक है। तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, इतना काफी है। लेकिन थोड़ा सा तुम और समय देना चाहते हो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालना चाहते हो, अच्छा विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहते हो, तो जानना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने की दर, अब ये हो गया यूपीएससी लेवल टेस्ट, टेम्परेचर के बढ़ने की दर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरा डिक्रीज करेगी, तीसरा इंक्रीज करेगी, चौथा और ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं, एबीसीडी वहां रहता है। तो क्या होगा, इंक्रीज होगी, ठीक है ना, सही है। तो सब लोग बोल दिया, तो सब लोग बोल दिया तो बहुमत की सरकार है, ठीक है, बहुमत की सरकार है। बीच तक इंक्रीज करते थे, उसके बाद कुछ देर के लिए दिस इज द पार्ट ऑफ स्टडी, जो कि विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। विद्यार्थी को खाली रटना है, अब इंक्रीज करेगा, गप नहीं करो, गप नहीं करो, गप नहीं, तो पेपर पेज पे बैठाएंगे सबको हम। गप जो करेगा उसका फिर क्लास में क्या होगा, एक बेंच पर बैठेगा, उसका दोस्त दूसरे बेंच पर, दुश्मन बगल में बैठेगा, ठीक है। तो अभी गप हो रहा है, बाद में मारामारी होना शुरू हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसे भी गप करोगे तभी हम तुम लोग को मना करते हैं, झगड़ा करोगे तभी मेरा तो रोल सेम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ ये वाला कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ने का या ज्यादा होने का या कम होने का रीजन है कि पृथ्वी के एक पार्ट में रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है, एनर्जी को हमेशा वो रिलीज करता रहता है, उसके चलते उस जहां जहां रेडियो एक्टिव मिनरल ज्यादा होगा वहां वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के सरफेस के गर्म होने के दो कारण है, ठीक है। सरफेस के हीट होने के क्या कारण है, दो, एक रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है ना, और दूसरा है यहाँ से सूर्य का जो है इंसोलेशन, ठीक है, ऐसे इधर है, और ये एनर्जी ऐसे देता रहता है इसको, ऐसे रेडियो एक्टिव मिनरल ऊपर से आता रहता है, ये कारण है गर्म होने का। आप बताओ, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, रेडियो एक्टिव मिनरल्स बढ़ता ही जाएगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर रेडियो एक्टिव मिनरल्स यहाँ पर है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर तो ऐसे बढ़ता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट में क्या होता है, गर्मी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह के गर्म होने के कारण दो, एक इंसोलेशन, दूसरा रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है। इंसोलेशन वही है सूर्य की अपतन, है ना। तो ये दो चीज हो गया। रेडियो एक्टिव मिनरल नीचे कम है तो टेम्परेचर
कम होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, बाकी जो अंदर में अपना है तो है हीट कम, ठीक है ना, रेट कम हो जाएगा। बस में सबको ऐसे मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। मेरा पर्पस रहता है जो जो तुमको बताना है बता देते हैं, वहाँ कटिंग वटिंग नहीं कर पाते हैं, तो नहीं होता है कि ये यूपीएससी के लिए है, ये वाला यूपीएससी के लिए है, इतने बताना है, दूसरे क्लास में होगा। तो लगता है हमको लगता है कुछ किए ही नहीं, बताया ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए सब चीज़ हम बता रहे हैं। क्लियर है? ये टेम्परेचर वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कहता है कि नीचे जाते जाते बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जब टेम्परेचर एक सीमा तक बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट कैसा हो जाएगा, लिक्विड पिघल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और अगर पृथ्वी का सेंटर, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाला भाग एकदम लिक्विड हो जाएगा, तो पृथ्वी का ये सारा चीज तंत्र रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसकी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो चूंकि ये प्रेशर के कारण भी कंट्रैक्शन होता है और मटेरियल का नेचर चेंज होता है। दूसरा, मटेरियल अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी नीचे में ज्यादा है, इसलिए इंटीरियर पार्ट वहाँ पर क्या है वो, ठीक है ना, सबसे अंदर पार्ट सॉलिड है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। ज्योग्राफी में ऐसे चैप्टर को पढ़ने में, इतिहास में एंशिएंट इंडिया को चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ रहता है सोशियोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पर फिलॉसफी में, जहाँ पर तुम एकदम क्लियर कट कोई बात को नहीं बोलोगे, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना है। जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पाते हैं, तो वहाँ जाकर देखना नहीं कि सुपर कैसे लोहा है कि निकल है, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर है, बस हो गया। स्पेस में जाना आसान है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाना असंभव है अभी तक, आगे देखा जाएगा, ठीक है, दूसरा जन्म लेंगे हम लोग, आएंगे फिर देखेंगे कि संभव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छे से कर्म करो, बढ़िया से काम करो। सब लोग मुक्त होना चाहता है मानव जीवन से, ऐसा काम करो कि मोक्ष प्राप्ति हो, ये फिर मानव जीवन नहीं है, पागल है वो तो, ठीक है ना। कहाँ जन्म, कौन सी जन्म लेगा, जब पूछना वो बाबा लोग करते हैं भाई, ऐसा काम करो करो, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो कि अगले बार मुक्ति मिल जाए, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा धरती पर। तो कहाँ जन्म लेंगे आप, सूर्य पर लेंगे? ये बोलता आत्मा है तो आप दूसरे को जन्म लेता है, दूसरे जीव में कहाँ जन्म लेगा वो? अब तुम लोग सोचो, तुम लोग अपना 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 सबका तरीका है जीने का, तुमको मोक्ष प्राप्ति करना है कि फिर आना है, देख लो, ठीक है। इसलिए बहुत चीज बचा रहना चाहिए, कुछ काम जो है बचा रहना चाहिए देखने के लिए। अच्छा अगले बार आएंगे तो फिर देखेंगे, रहने दो, ठीक है। जैसे अभी ज्योग्राफी पूरा क्लास समाप्ति हो जाएगा, फिर कल क्या पढ़ोगे, ये थोड़ा सा है, रहने दो, है ना। तो ये चीज है, समझ में आ गया तीनों। उसके बाद ये है, इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन परफेक्ट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हर चीज क्या है, संभावनाओं पे छोड़ा जा रहा है, बस केवल हमको ये समझना है कि व्हाट आर द सोर्सेज। अब सोर्सेज कहता क्या है, क्वेश्चन में वही आएगा, सोर्सेज क्या क्या है, और सोर्सेज से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये है। अभी तुमको इतना समझना है, ये नहीं कि दिस सोर्सेज आर कन्फाइंड, कन्फर्म, कौन सा सोर्स में से एकदम कन्फर्म कर दिया इसी के बारे में, कोई सोर्स कन्फर्म क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको जानकारी मिल जा रही है, भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे मतलब ये होता है, और क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी वोल्केनो। तो वोल्केनो का भी थोड़ा 50 पहले फिगर हमने बनाया था। ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी के अंदर डिफरेंट प्रकार के चट्टाने हैं, रेडियोएक्टिव मिनरल्स है, हमने बताया था, ठीक है। और वो क्या होता है, टेम्परेचर भी यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा है। ये यहाँ पर जो रॉक्स है मॉल्टन फॉर्म में, हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म। रॉक्स का फॉर्म कैसा है, हॉट और पिघला हुआ, गर्म और पिघला हुआ मैग्मा, ये है, ठीक है ना। जब तुम्हारे शरीर में अंदर में गर्मी लगती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, मूड ऑफ है बाहर, है ना। वैसे यहाँ है, पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है
पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है, जो गर्मी है, वो बाहर की ओर निकलता है, वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर से निकलेगा, जो भी फिगर हमने बताया था, ठीक है। तो ये एनर्जी से बाहर, हालांकि बहुत टाइम लगता है उसको निकलने में, ठीक है। 10 मीटर तक जाने में, उसको 10 मीटर तक एनर्जी को बढ़ने में लगभग 30 साल लगता है। और 100 मीटर जाना हो, ठीक है ना, तो और लंबा पीरियड लगता है। तो मैथमेटिकली नहीं कि 30 साल लगता है तो 100 मीटर में 300 साल लगेगा, ठीक है। हजारों वर्ष लग सकता है, क्लियर है। तो गणित नहीं है इसका, क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि क्या है, नहीं है, अंदर में पानी है, तेल है, बालू है ना, चट्टान है, पहाड़ है, डिपेंड करता है उसको। और चूंकि तुम जानते हो रॉक्स आर दैट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट कंडक्टर, ठीक है ना। तो जाहिर उष्मा को पार करने में दिक्कत होता होगा, ठीक है। कहीं कहीं उसको बहुत सा चीज मिलता है, तो आगे बढ़ता है। छोटी छोटी बातों को समझना है। क्वेश्चन यही आ जाए, कितना पढ़े कुछ नहीं लिखेगा कि चट्टान है ना, चट्टान उष्मा का कुछ अलग है कि कुछ अलग आगे क्वेश्चन सर इतने में ही पढ़ाए थे, पसीने ये जान ही रहे थे हम, ठीक है। तो ये मैग्मा यहाँ से ऐसे बाहर आता है, ठीक है ना। और मैग्मा जब बाहर आती है इस तरह से, तो 2-3 तरह की बात है। तो मैग्मा में कितनी इंटेंसिटी है, कितनी एनर्जी है, कितना हॉट है। हॉट मतलब एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा हॉट ज्यादा एनर्जी, ठीक है। ठंडा है तो कम एनर्जी, और जो हॉट है ज्यादा गर्म है तो क्या होता है, ठंडा उसको करना है, ठंडा होना है, ठीक है ना। ये या तो अपने जो ये जो रास्ता देख रहे यहाँ आ रही है, वेंट बोलते हैं इसको, वेंट, ठीक है ना, ये वेंट है, ठीक है। उससे होकर बाहर से ये तो बाहर आ रही है वेंट से, ठीक है ना। तो ये वेंट से बाहर आती है, तो कभी कभी एनर्जी उसका जब डाउन रहता है, कम रहता है, कम हो जाता है, तो यहीं पे कूलिंग हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बहुत सारे रॉक्स का निर्माण वहीं पे हो जाता है। तो हम लोग कुछ पता नहीं चलेगा पृथ्वी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई साइंटिस्ट को नहीं जान पाएगा। या खुदाई कभी निकलेगा, इरोजन के बाद काफी लंबे समय के बाद कोई चट्टान निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे है ना। अगर तुमको ऐसे मिटने के बाद कुछ नीचे निकलेगा तो पता चल सकता है, अदरवाइज पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये पृथ्वी के सतह को तोड़कर, ठीक है, मतलब ब्लास्ट करके या फिर उससे रिसर्च कर, टी-शर्ट टाइप इरप्शन बोलते हैं उसको। ये 2 तरह से आता है, टी-शर्ट टाइप इरप्शन, दूसरा सेंट्रल, है ना। ये इरप्शन होता है यहाँ पर, पता है, विस्फोटक। सेंट्रल इरप्शन जो विस्फोटक बोलते हैं, और टी-शर्ट टाइप इरप्शन जो वो ऐसा है, वो शांत उद्भेदन हिंदी में, ठीक है ना। वो वोल्केनो वाला हम लोग पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है। कौन सा मैग्मा का कैसा केमिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, ठीक है। ये फिर बाहर जब आता है, तो बाहर आने के बाद, जैसा कि थोड़ी पहले भी हमने चर्चा किया था, बाहर आने के बाद जो ये मैग्मा यहाँ दिख रहा है, ये में ठंडा होगा। ये मैग्मा यहाँ पर है, ये ठीक है, ये ठंडा होगा तो इसको बोलते हैं लावा, लावा, ठीक है ना। ये फोटो में ऐसे बनाते हैं, लिखते हैं, तुमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ फोटो खींचना है। पृथ्वी के अंदर में क्या है, वो मैग्मा। बाहर अगर ठंडा हुआ तो लावा, ठंडा होने के बाद लावा, ठीक है। जैसे मकई का भूसा जो खाते हो, उगता है तो क्या होता है, वो लावा। बाद में पहले ही लावा नहीं रहता है, याद रहेगा ना। पहले ही लावा नहीं रहता है, पहले ही लावा नहीं रहेगा, लावा बाद में होगा, ठीक है। पढ़ने तो जोड़ लेना कुछ भी पढ़ने के लिए। तो ये लावा है। अब इसका स्टडी हम करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है, इसमें क्या क्या चीज हमको मिल रहा है। इससे पता चलता है पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट कैसा होगा, ठीक है ना, समझ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर समझने के, ये बताता है कौन, वोल्केनो। वोल्केनो से बहुत सारे पार्ट्स निकलते हैं, बहुत सारे ऐश निकलते हैं, रॉक, ठीक है, डस्ट, पेबल्स, कंकड़ पत्थर, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, छोटे कण, बड़े बड़े बोल्डर भी निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारा गैस निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, सबसे ज्यादा वाटर वेपर ही निकलता है। एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ऐसे, सबसे ज्यादा क्या निकलता है, वाटर वेपर। ठीक, पानी जाएगा, गर्मी है तो वेपर बनेगा, वही विस्फोट भी करवाता है, कौन, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर इसको स्टडी का एक स्रोत है हमारा। और ये क्योंकि सीधे हमको मिल रहा है, डायरेक्ट हमको मिल रहा है, इसलिए हम लोग जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष साधन या फिर नेचुरल, जो मिल रहा है। दूसरा है भूकंप विज्ञान की बात करता है यहाँ पर, उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, है ना, भूकंप का अध्ययन।
भूकंप का अध्ययन कैसे करते हैं हम लोग? इसके लिए क्या होता है, भूकंपीय तरंगों को हम लोग सिस्मोग्राफ की तरह सहायता से स्टडी करते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ, और ग्राफ पर तरंगों का हम लोग अंकन करते हैं, उसके बाद उसका आकलन करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, पृथ्वी के ये पार्ट ऐसे है, बटा हुआ है 3 भागों में, इससे ज्यादा बर्बाद कर लेता है लाइफ। पृथ्वी के लेयर के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से अलग अलग लेयर में है, बटा हुआ है। जैसे हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में हम बात था, मीटियोर्स के बारे में, उसकी संरचनाओं के से भी लोगों ने, विद्वान ने ज्ञात किया है। मीटियोर्स का मतलब होता है जब ऊपर पृथ्वी से ऐसे मीटियोर गिरता है, उल्का पात जब होता है ना, इसमें जो रॉक्स है, ये यहाँ तक रॉक्स हुआ ना, उसका स्टडी किया, तो पता चला कि इसमें क्या है, डिफरेंट लेयर है, ठीक है, डिफरेंट लेयर, प्याज की भांति परत हो उसका, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, एक ही सेंटर होगा, ठीक है ना, डिफरेंट उसमें लेयर होंगे, सर्किल टाइप से लेयर। प्याज में होता है, प्याज तुम निकालते जाते हैं, एक उसका परत दर परत निकलते रहता है। वैसा ही बताया गया है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, डिफरेंट लेयर नुमा ऐसे है, लेयर है, एक हटाएंगे फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, है ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लेयर है, ठीक है ना, वो बताया जा रहा है। उसी लेयर का स्टडी किया है। इसमें भूकंप वाले में क्या है, भूकंप में समझना है, जैसे अब यहाँ से सपोज करो कि पहले भूकंप को हम ऐसे समझाते हैं, तो यहाँ ये देखो, ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, भूकंप मूल, क्या है ये, भूकंप मूल, ठीक है, और ये क्या है, एपिसेंटर, ठीक है, क्लियर है ना, एपिसेंटर है, यहाँ से ऐसे तरंगे ऐसे चलती हैं, जहां से भूकंप की ओरिजिन होती है, ये है भूकंप मूल, और जहां सबसे पहले क्रस्ट पे आती है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द क्रस्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर, क्योंकि वहां सबसे पहले भूकंप आएगा, डिस्टेंस सबसे कम है, डिस्टेंस सबसे कम है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पृथ्वी का जो पार्ट है हमारा ऐसे है, वो एकदम सर्कुलर तो नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट वो कहीं पहले आएगा कहीं बाद में आएगा, जहां सबसे पहले आता है, सबसे पहले मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये सब परिभाषा को ध्यान रखना है, सबसे कम दूरी, ये है एपिसेंटर, और सब ज्यादा खतरे यहीं पे होते हैं, ठीक है। और ये तरंगे आती हैं, तरंगे 3 तरह की होती हैं, पी प्राइमरी वेव, एस सेकेंडरी वेव्स, एल लेटरल वेव्स। तो पी वेव्स हमारी सपोज यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, या यहाँ से कहीं भी ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल तो कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो मान लो भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हो रही है, ऐसे जा रहा था इस तरह से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये इस तरह से बहुत सारे, ये है पी वेव्स, क्या है ये, सब पी वेव्स, ठीक है। दूसरा एस वेव्स जो है यहाँ से आ रहा है ऐसे, एस वेव्स यहाँ से आता है, यहाँ पर प्रवेश करने को क्या होता है, घूम जाता है, एस वेव्स ऐसे आता है, यहाँ से आता है, ऐसे घूम जाता है, ठीक है। ये क्या है, एस दैट इज सेकेंडरी वेव्स, ठीक है ना। और तीसरा है लेटरल वेव्स, जो अर्थ सरफेस पे चलता है, ऊपर में चलता है, पी एस और एल, ठीक है, पी एस और एल, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लेटरल वेव्स, ठीक है। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, ठीक है ना, इसको गौण तरंगे भी बोलते हैं, गौण तरंगे या आड़ी तरंगे भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और तीसरा लेटरल वेव, सतही तरंगे, इनको लिख लेना है। और सबसे ज्यादा गति पी वेव्स की होती है, उससे कम गति एस वेव्स की होती है, उससे भी कम गति एल वेव्स की होती है, और जो सर्वाधिक नुकसानदायक एल वेव्स है। सबसे पहले जब आएगा, सबसे पहला झटका जो होता है वो पी वेव्स के थ्रू लगता है, जस्ट उसके बाद फिर दूसरा वेव्स आएगा, अब फिर तीसरा आता है, ठीक है ना। इसलिए भूकंप जब आती है तो कंपन होता है, लोग घर से बाहर निकल जाओ, जब भूकंप आएगा तो बाहर क्यों निकलना। अगर गांव में तो बच्चे हो गए तो देखे हो गए, अब सोचो कुछ लोग पढ़े लिखे कम थे, लोग फिर भी कितना एक्सपीरियंस था, और जब सटीक था वो चीज। आज तुम पढ़ते हो, समझ रहे हो उनके अनुभव के बारे में, जो तुम्हारे दादा दादी पापा मम्मी होंगे, है ना,
उन लोगों का अनुभव के बारे में सोचो कि भूकंप आए तो बाहर निकल जाना, मतलब पता है कि दोबारा भी झटके आ सकते हैं। आता भी है नहीं भी आता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन संभावनाएं होती है और आता भी है। और कभी इंटेंसिटी कम रहता है तो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। इस तरह से तो पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स जो है उसकी गति सर्वाधिक होती है, एल वेव की गति सबसे कम होती है। इसीलिए चूंकि इसका स्पीड कम होता है, ज्यादा से ज्यादा मैटर को, ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, इसीलिए ज्यादा क्षति करता है, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी में इसको जांच किया हुआ है, ये नहीं कि कोई ऐसा देखने के अंदर जाता, उस तरह से झटका दे करके कंपन करके लैब में इसको वेरीफाई किया गया है। वहां देखा गया है कि पहली बार जो तरंगे आती है, हमारे से कंपन हुआ, पहली बार तरंगे आती है वो लेयर, तीनों लेयर से पार कर जा रही है, उस लिक्विड से भी पार कर जा रही है। इसको हमारे लिक्विड वाला पार्ट है ये, ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट है, इसको भी पार कर जा रही है, पी वेव से पार कर रही है ना। लेकिन एस वेव, सेकेंड जो वेव है, वो इसको पार नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो इससे इस तरह से बनाया, मतलब उल्का पिंड के आधार पर इसको बनाया, फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। आता ये बता रहा है कि पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है, तरल है। नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं करना है, बल्कि हम अलग अलग सोर्सेज ले रहे हैं, है ना, और उसको हम लोग बस जान रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये कौन कलर का है, ये कौन कलर है, ये कौन कलर, ये कौन कलर है, नहीं जान रहे हैं, तो लेना है कि क्या कलर है, क्यों है उसका कलर लिखा हुआ वहाँ पर, तो जो है सो है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, हाँ, निष्कर्ष क्यों निकाल रहा है, किस बेसिस पे निकल के आ रहा है, ये थोड़ा सा समझना है, जानना है। किस प्रकार से आता है कि यहाँ पर लिक्विड है, एस वेव्स के बारे में, तो भूकंप से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये तुम्हारा जानकारी के स्रोत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है?